70 के दशक की माया नगरी मुंबई में बॉम्बे पुलिस का एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले हेड कांस्टेबल इब्राहिम कसकर का परिवार रहता था। इब्राहिम एक ऐसा शख्स था जिसने जिंदगी भर अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक दाग नहीं लगने दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसी पुलिस वाले के घर में एक ऐसा नापाक मंसूबा आकार ले रहा था जो आने वाले दशकों तक भारत की छाती पर मूंग गलने वाला था। इब्राहिम का बेटा दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही अलग था। पढ़ाई लिखाई में उसका कोई मन नहीं लगता था। उसकी आंखें हमेशा अपने इलाके के उन भाई लोगों को घूरती थी जो महंगी घड़ियां पहनते थे, जिनके पास इंपोर्टेड गाड़ियां थी और जिनके एक इशारे पर पूरा बाजार बंद हो जाता था। दाऊद की आंखों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने की भूख थी। शुरुआत हुई डोंगरी की सड़कों पर छोटी मोटी चोरियां, राहगीरों को लूटना और दुकानदारों से हफ्ता वसूली करने से। उस वक्त मुंबई पर राज था बड़े खिलाड़ियों का। हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला। स्मगलिंग की दुनिया पर करीम लाला का राज था। 20 साल के उस नौजवान दाऊद ने करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। दाऊद का काम था तस्करी किए गए सोने, घड़ियों और हथियारों की कंसाइनमेंट को पुलिस की नजरों से और बाकी दुश्मन गैंग से बचाकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद कोई आम गुर्गा नहीं था। वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। गैंग में करीम लाला के 2 सगे भांजे भी थे, आलमजेब और अमीरजादा। इन दोनों को दाऊद की बढ़ती हुई अहमियत और उसकी चालबाजी एक आंख नहीं पाती थी। एक रात एक कस्टम ऑफिसर ने करीम लाला के एक सोने की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ ली। आलम का खून खौल उठा। उसने बिना वक्त गवाए उस कस्टम ऑफिसर को किडनैप कर लिया और मुंबई के एक सीक्रेट बेसमेंट में उस ऑफिसर को बांध कर रखा गया। आलम ने ऑफिसर के माथे पर बंदूक रखते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई पठान के माल को छूने की? जान प्यारी है तो 2 लाख का इंतजाम कर, वरना तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी बीवी पहचान नहीं पाएगी। इस फिरौती की रकम को सुरक्षित लाने और मामले को रफा दफा करने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद को। जब दाऊद के हाथों में वो 2 लाख रुपए की भारी रकम आई तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। दाऊद की नीयत पूरी तरह डोल गई। उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया और एक छोटी सी रकम जाकर आलमजेब को दिया। क्या है ये? बाकी का पैसा कहाँ है दाऊद? आलमजेब ने सवाल किया। दाऊद ने जवाब दिया, भाई वो लोग इससे ज्यादा का इंतजाम नहीं कर पाए। पुलिस और कस्टम ऑफिसर का भारी लफड़ा हो सकता था, इसलिए मैंने जो मिला मैं ले आया। हालांकि जब पठान भाइयों ने अपने सीक्रेट सोर्सेज और खबरी नेटवर्क से पता किया तो उन्हें पता चला कि पैसा पूरा दिया गया था। दाऊद की इस गद्दारी ने करीम लाला के दरबार में भूचाल ला दिया। उसने अपनी खुद की सिंडिकेट डी कंपनी की नींव रखी। उसने अपने भाइयों सबीर, इकबाल, अनीस और नूरा को अपने साथ मिलाया। अब वो सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रहा था, वो एक पूरी की पूरी पेशेवर फौज तैयार कर रहा था। बॉम्बे की सड़कों पर अब रोज खून बहने लगे थे। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच की दुश्मनी अब नासूर बन चुकी थी। अंडरवर्ल्ड के पुराने डॉन जैसे हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल समझ चुके थे कि अब हवा का रुख बदल रहा है। ये नई पीढ़ी खून बहाने से गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने स्मगलिंग छोड़कर रियल एस्टेट और राजनीति का सफेद दामन थाम लिया। साल 1981 दादर के एक पेट्रोल पंप पर जब रात के सन्नाटे में दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर इब्राहिम अपनी फियाट कार में बैठा था, तभी पठान गैंग की गाड़ियां वहां आ रही। उन गाड़ियों से हथियारों से लैस शूटर निकले, जिसमें मुंबई का सबसे खूंखार और पढ़ा लिखा गैंगस्टर मानिया सुर्वे भी शामिल था। गोलियों की बौछार से शब्बीर का सीना छलनी हो गया, कार के शीशे चकनाचूर हो गए और शब्बीर की लाश खून से तालाब में डूब गई। उसी रात दाऊद पर भी उसके घर के पास एक जानलेवा हमला हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे बाल बाल बचा लिया।